अरे ये जो होते हैं मांस मच्छी खाने वाले, इनसे मैंने काफ़ी बार बात की है, जैसे जिम में मिलते हैं, कहीं मिलते हैं। और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनके पास एक तर्क रहता है कि ये जो मांस मच्छी होते हैं इनमें इनका अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट होता है, ये कहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा तो ब्रोकली खा लो, टोफू, एवोकाडो, ये सब चीज़ें अच्छा प्रोटीन होता है। तो उसका अमीनो प्रोफाइल जैसे असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस इस पर बहुत स्पष्ट है। तुम्हें जो कुछ भी अपने शरीर के लिए चाहिए वो सब कुछ तुमको प्लांट बेस्ड स्रोतों से भी मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जब तक मांस मछली नहीं खाओगे तब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा। बिल्कुल व्यर्थ बात है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब में। और यही वो प्रांत हैं जहाँ औसत वज़न सबसे ज़्यादा है, औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, सारे पहलवान यहाँ से निकलते हैं, सारे मुक्केबाज यहाँ से निकलते हैं। और जिन जगहों पे मांस ज़्यादा खाया जाता है उन जगहों को देख लो। जानते हो सबसे ज़्यादा मांस कहाँ खाया जाता है? दक्षिण में तो खाया ही जाता है, बंगाल में खाया जाता है, बिहार में खाया जाता है, उत्तर पूर्व में खाया जाता है। वहां तुमको बहुत स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है। एक पंजाबी को एक बंगाली को आमने सामने खड़ा कर दो, संभावना यही है कि पंजाबी या हरियाणवी शाकाहारी होगा और बंगाली मांस भात के बिना जी ही नहीं सकता। ये कल्पना कर कई लोगों को हंसी आ रही है कि पंजाबी और बंगाली आमने सामने खड़े हैं। तो मुझे बताओ ना, मांस खाने से क्या लाभ हुआ? अभी बीते 20 सालों में भी, अभी अब टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, बीते 20 सालों में भी भारत को बॉक्सिंग में और रेसलिंग में जो पदक मिले हैं उसमें जाके देखना, बहुत हैं जो शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते। और दुनिया के सब बॉक्सर्स को उन्होंने चित कर रखा है, पहलवानों को चित कर रखा है। ये कैसे हो गया? और तुम जिन जिमबाजों की बात कर रहे हो उनको भी चित कर देंगे। ये तो बात सीधी है कि एक बेजुबान कमजोर गरीब जानवर है, उसकी जान लेने का कोई बहाना तो चाहिए ना। तो एक बहाना बन गया कि अमीनो एसिड प्रोफाइल यहां कंप्लीट होती है, तो गजब हो गया। करोगे क्या अपनी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट करके भी? अगर जिंदगी किसी के खून पे जीनी है तो भाड़ में जाए ऐसी जिंदगी। पहली बात तो शरीर को कोई नुकसान होता नहीं शाकाहार से। दूसरी बात, अगर होता भी हो तो बर्दाश्त करो यार, सप्लीमेंट्स खाओ। इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारी दैनिक खुराक में जो फैक्ट्रियों से बनकर आती हैं कि नहीं आती हैं? डब्बों से निकालते हो, खा जाते हो। ये थम्सअप क्या है, ये कोक क्या है, ये सारे पैकेज्ड फूड्स क्या हैं, ये चिप्स क्या हैं? क्या करते हो? पैकेट खोलते हो, खा जाते हो। जब इतनी सारी चीजें पैकेट खोल के खा रहे हो तो कुछ सप्लीमेंट्स भी पैकेट खोल के खा लो, क्या समस्या है? किसी की जान बचेगी। या तो ये कह दो कि साहब हम पैकेट खोले कुछ खाते ही नहीं, हम तो सब कुछ ताजा ताजा खाते हैं। ऐसा है क्या? तुम तो दूध भी पैकेट खोल के पीते हो। जब इतनी चीजें डब्बा बंद ही खा रहे हो तो डब्बा बंद सप्लीमेंट भी खा लो। और आते हैं प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स, वीगन सप्लीमेंट्स, खा लो ना उनको। उसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, देखो, ठीक है, लेकिन अगर पड़ती है तो खा लो। एक कहानी है इनकी, एसॉप की।
एसॉप्स फेबल्स सुना होगा। तो भेड़िया है उसमें और एक मेमना है। तो वो ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, मान लो बाएं से दाएं को नदी बह रही है। तो भेड़िया थोड़ा उधर बाएं तरफ, नहीं, मेमना उधर बाएं तरफ पानी पी रहा है। मेमना वहां बाएं तरफ खड़ा होके पानी पी रहा है और भेड़िया इधर दाएं तरफ खड़ा होके पानी पी रहा है। भेड़िया मेमने को देख रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है। हम भेड़िया ही जैसे तो हैं, जानवर। किसी का मांस देखा नहीं कि ललचा गए कि नोच खाएं उसको। तो भेड़िया अब कहता है कि कुछ कारण तो बताना पड़ेगा ना इसको मारने का, ऐसे कैसे मार दें? जस्टिफाई भी तो करना पड़ता है। तो भेड़िया मेमने से बोल रहा है, मेमने तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना जूठा पानी मुझे पिलाने की? मेमना बोल रहा है, अरे महाराज आप पियो, मैं बिल्कुल दूर खड़ा हो जाता हूं, मैं उधर नीचे चला जाता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो अरे ये तो मान गया। तो बोलता है भेड़िए, मेमने, भेड़िया बोलता है मेमने से, तू वही है ना मेमना जिसकी मां ने मुझे गाली दी थी कल परसों? मेमना बोलता है, भेड़िया महाराज मेरे माँ बाप दोनों को ही आप 2 महीने पहले खा चुके हैं, वो आपको कल गाली कैसे दे सकते हैं? गजब हो गया। भेड़िए की भूख बढ़ती ही जा रही है और मेमना जितना बोल रहा है, भेड़िए की हवस उतनी बढ़ती जा रही है उसके मांस की। तो भेड़िया बोलता है, मेमने तू बहस बहुत करता है, पिछली 2 बातें मैंने बोली तूने मानी नहीं, दोनों बातों में तू बहस बहुत लड़ा रहा है, तो ये सजा मिलेगी। मेमना साफ। हमें तो मेमने को काटने का बहाना चाहिए। वो बहाना अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और क्या क्या होते हैं बहाने? वो बहाना B12 भी हो सकता है, वो बहाना कोई त्योहार हो सकता है कि साहब कुर्बानी देनी है कि बलि देनी है, कुछ भी बहाना हो सकता है। लेकिन घुमा फिरा करके बात कुल इतनी है कि मेमने का जो मांस है वो बड़ा मुलायम है। आहा, चटोरी जबान को बिल्कुल स्वाद आ जाता है। कुल बात इतनी है। वैसे ही एक साहब का आया, वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी गौर फरमाया है जनाब कि जिन जिन जानवरों को हम खाते हैं या उनकी बलि या कुर्बानी देते हैं वो फल फूल रहे हैं, और वो सारे जानवर जिन्हें हम खाते नहीं या जिनकी कुर्बानी नहीं देते वो विलुप्त हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब समझिए आप, जानवर बचे रहे, इसीलिए तो हम उनको खाते हैं, हम एहसान करते हैं उन पर उनको खा करके। क्या देखो, गजब दलील। अब बात सुनने में सही है, बोल रहे देखो वही सब जानवर खत्म होते जा रहे हैं जिन्हें हमने खाया नहीं। पहली बात तो आपने थोड़ा सा भी इतिहास शायद पढ़ा नहीं है, आपको एक्सटिंक्ट स्पीशीज का कुछ पता नहीं है। जानवरों की प्रजातियों की विलुप्ति में बहुत बड़ा हाथ इंसान के चटोरेपन का रहा है। चाहे वो डोडो पक्षी हो जो विलुप्त ही इसलिए हुआ क्योंकि सीधा साधा था, लोग उसके पास जाते थे और पकड़ के उसको खा जाते थे, इतना खाया कि वो बचा ही नहीं। और चाहे ऑस्ट्रेलिया की न जाने कितनी प्रजातियां थीं, जहां इंसान जब पहुंचा तो वो इंसान से डरे ही ना, क्योंकि इंसान से उनका कोई पूर्व परिचय नहीं था। तो इंसान को देखें और सामने खड़े हो जाए, इंसान उनको खा गया, वो बची ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जिनको आप
खाते हैं वो बचे रह जाते हैं। जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां हैं जो सिर्फ इसलिए खत्म हुई हैं क्योंकि हम उन्हें खा गए। लेकिन फिर भी इस सवाल में एक बेहतर बात है, इन्होंने इतना तो माना कि जिनको हम खाते हैं वो बचे हुए हैं। थोड़ा गहरे में समझना होगा कि जिनको हम खाते हैं वो बचे कैसे हुए हैं। वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनका औद्योगिक उत्पादन होता है। भला हुआ ये बात आपको सूझी तो सही, नहीं तो बहुतों को तो ये लगता है कि साहब हमने जिसको खाया वो यूं ही कहीं घूम रहा था, पेड़ पे बैठा हुआ था, सड़क पे चल रहा था, हमने पकड़ के खा लिया। तो कहते हैं देखो ये तो ऐसे ही हैं, इनको हम अगर खाएंगे नहीं तो इनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी। ये बड़ा प्रचलित तर्क है कि इनको अगर हमने खाया नहीं तो पूरी दुनिया में यही सब फैल जाएंगे। जैसे कि अगर तुम मेढक नहीं खाते तो पूरी दुनिया में मेढक ही मेढक हो गए हैं। जैसे कि तुम अगर कौवे नहीं खाते दुनिया में कौवे ही कौवे फैल गए हैं। ये कितने बेवकूफी भरे तर्क हैं। खाते तो तुम बमुश्किल 8-10 तरीके के जानवर हो, और जानवर हैं लाखों तरह के। वो बाकी सब जिन्हें तुम नहीं खाते वो फैल गए हैं क्या? चील नहीं खाते तुम तो दुनिया में चील ही चील हो गई। गिद्ध नहीं खाते तुम तो गिद्ध ही गिद्ध हो गए दुनिया में। तो एक तरफ तो वो हैं जो कह रहे हैं कि इनको खाया नहीं तो ये बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ ये जनाब है जो कह रहे हैं कि अगर हमने इनको खाया नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे। जैसे हम शेर को नहीं खाते ना, तो देखो आज शेर खत्म हो रहा है बेचारा। हम गैंडे को नहीं खाते ना, देखो गैंडा खत्म हो रहा है बेचारा। तुम्हें पता भी है जो खत्म हो रहे हो क्यों खत्म हो रहे हैं? अब इसके आगे की बात जो है वो दिमाग पे जरा जोर डालोगे तभी समझ में आएगी। वो खत्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जिन जगहों पे रहते हैं हम वो जगहें उजाड़े दे रहे हैं। अगर तुमने जंगल तबाह कर दिए सारे तो शेर तो खत्म हो ही गए ना। और शेर ही नहीं, न जाने कितने जीव जंतु और पेड़ पौधे भी सब खत्म हो गए अगर तुमने जंगल तबाह कर दिए। जंगल क्यों तबाह करने पड़ते हैं शायद तुम्हें पता ही नहीं है, मैं बताता हूं। इसलिए ताकि उन पशुओं के लिए चारागाह बनाए जा सकें जिन्हें तुम काट के खाने वाले हो। साहब आप जितने जानवरों को काट के खा रहे हैं आपको क्या लग रहा है वो प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहे हैं? नहीं, उन्हें जबरदस्ती पैदा किया जाता है। दुनिया का 70% अन्न उत्पादन सिर्फ इसलिए होता है ताकि उन जानवरों को खिलाया जा सके जो आपका आहार बनेंगे। अब उतनी जमीन कहां से लाई जाए उतना अन्न जाने के लिए? तो वो जमीन कहां से आती है? फिर जंगल काट के। जब जंगल कटते हैं तो शेर, भेड़िए, हाथी, गैंडे ये सब खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं बची। तो मांसाहारी सिर्फ उस जानवर को नहीं खाता जिसको वो खा गया। मांसाहारी सैकड़ों और जानवरों को भी खा गया, उसने उनको इनडायरेक्ट मौत दे दी। और इतना ही नहीं, जैसे सवाल आता है ना कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, उनको खा रहे हो। तुम्हें पेड़ पौधों की जान की इतनी फिक्र है तो ये समझो बात को। तुम 1 किलो चावल खाओ और 1 किलो मुर्गा खाओ तो उसका अंतर समझना। 1 किलो चावल खाने में तुमने 1 किलो चावल खाया, ठीक है, उसमें कुछ जो धान के पौधे थे वो काटे गए। 1 किलो चावल खाया तो 1 किलो चावल खाया, उसमें कुछ धान के पौधे कटे। लेकिन जब तुमने 1 किलो मुर्गा खाया तो तुमने 1 किलो मुर्गा और 15 किलो धान खाया। क्योंकि वो मुर्गा कहां से आया? मुर्गे का 1 किलो मांस तब तैयार हुआ था जब उसने 15 किलो अन्न खाया था। तो अगर तुम्हें वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से भी इतना प्रेम है, एक साहब ने लिख के भेजा है, मैंने तो पेड़ों को रोते हुए देखा है। बोल रहे हैं मेरी अंतरात्मा रो पड़ती है जब मैं देखता हूं कि कोई फल खा रहा है, क्योंकि मैंने पेड़ों को रोते हुए देखा है। तुम्हें अगर पेड़ों पौधों से भी इतना लगाव है, निसरत अली हैं कह रहे हैं मैंने पेड़ों को रोते हुए देखा है। तुम्हें अगर पेड़ पौधों से भी इतना लगाव है तो मुर्गा खाना बंद करो, बकरा खाना बंद करो। क्योंकि बकरे का 1 किलो मांस 30 किलो अन्न पर तैयार होता है। 30 किलो अन्न से 1 किलो बकरे का मांस बन रहा है। इससे अच्छा तुम 1 किलो अन्न ही खा लो ना, पेड़ पौधे कम रोएंगे।
गजब दया उठ रही है तुम्हारे मन में, कह रहे हो मैं बकरा इसलिए काटता हूं ताकि मुझे दाल चावल इनके पेड़ ना काटने पड़े। जबान की वहशत आदमी से कैसे कैसे कुतर्क करवा लेती है, कैसी कैसी काली दलीलें निकलवा लेती है। अब बात कुछ नहीं है, बस ये जरा सी चमड़े की जबान है, इसकी हवस। बिल्कुल इनके शब्द में जोड़िए, मैंने पेड़ों को रोते हुए देखा है। तुम्हें पेड़ों का रोना दिखाई देता है जिनके पास आंखें भी नहीं, और जब तुम मुर्गा बकरा भैंसा काट रहे होते हो जिनके आंखें हैं, तब उनका रोना तुम्हें नहीं दिखाई देता। या तुम्हारे आंखें नहीं है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, एक ये तर्क भी आता है कि जैसे अंडा कहते हैं, अंडा तो वेजिटेरियन ही है, वो ये कहते हैं कई, मतलब अपने कॉन्शियस को वो किस पौधे से निकलता है? तो वो कहते हैं कि वो आज अंडा तो होता है नॉन फर्टिलाइज, कहते हैं आजकल जो आते हैं बिना मुर्गे के संसर्ग के होते हैं, तो कहते हैं चूजा तो निकलेगा नहीं। चूजा भले नहीं निकलेगा, वो अंडा कैसे निकला है? हाँ वही कह रहा हूँ, हिंसा है, पहले मुर्गी की चोंच काट दी तो जाती बस है, बात सारी सीधी है, उम्र हो पिंजरे में गया, रखा हो जाता गया, है। हो गया। बात ये थोड़ी है कि वो पेड़ पे लटका मिला कि नहीं लटका मिला, ये भी तो देखो वो अंडा आया कहां से। मुर्गी स्वेच्छा से आकर के तुम्हारी गोद में अंडा डाल गई थी कि मुर्गे के हाथ नहीं लगने दूंगी, वो फर्टिलाइज कर देगा, साहब आप ले लो और खा जाओ। मुर्गा बड़ा लफंगा है, उसको अंडा मिला नहीं कि खट से काम कर देता है। तो मुर्गे को मिले अंडा, इससे अच्छा आप ऑमलेट बना लो उसका। मुर्गी के कुछ ऐसे इरादे हैं। ये लोग जो बातें करते हैं, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई पोल्ट्री फार्म देखा है या बस हवाई मारते रहते हैं? इन्हें पता भी है कितनी यातना, कितना दर्द, कितनी क्रूरता बर्दाश्त करती हैं मुर्गियां ताकि तुम्हें अंडा मिल सके। एक मादा है वो, एक मादा से उसका अंडा निकलवाया जा रहा है जबरदस्ती, ताकि तुम्हारे यहां मुनाफाखोर गा सकें कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये बात ही अपने आप में कितनी भद्दी नहीं है? एक मादा जानवर के स्तन पकड़ के दुह रहे हो, एक मादा जानवर का अंडा निकलवा लिया, ये बलात्कार नहीं है? ऐसे ही आगे और भी हैं। ये शिवाली ठाकुर का तर्क आया है जिसको मैं ले ही चुका हूं लगभग। कह रही हैं कि एक वेजिटेरियन को फीड करने के लिए आपको पता है कितने पौधे मारने पड़ते हैं? एक नॉन वेजिटेरियन को फीड करने के लिए तुमको पता है कितने पौधे मारने पड़ते हैं? उससे 10 गुना ज्यादा। ये जो इक्वेशन है शिवाली, अच्छे समझ लो। जब तुम 1 किलो मांस खाती हो तो तुमने उसके पीछे 20 किलो फूड ग्रेन बर्बाद कर दिया, क्योंकि मांस आसानी से नहीं तैयार होता। मांस तैयार करने के लिए बहुत कुछ खिलाना पड़ता है उस जानवर को, और वो जो खिलाना पड़ता है वो पैदा करना पड़ता है। इतना ही नहीं है, वो जो मांस बनता है ना 1 किलो, उसके पीछे हैरान रह जाओगी ये जान के कि कितने लीटर पानी बर्बाद होता है। और दुनिया की जो वाटर क्राइसिस है उसका भी बड़े से बड़ा कारण मांसाहारी है। अगला तर्क इन्हीं का है। शिवाली कह रही हैं दुनिया के 90% से ज्यादा नोबेल प्राइज विजेता तो मांसाहारी है ना, और जितने देशों में मांस खाया जाता है वो विकसित भी इतना है। वो मांस खाने के बावजूद विकसित हैं, वो मांस खाने से नहीं विकसित हैं। इसको स्टैटिस्टिक्स में एट्रीब्यूशन एरर बोलते हैं। कि जैसे कुतुब मीनार के नीचे से जनाजा निकल रहा हो और तुम बोलो कि जरूर ही कुतुब मीनार से ही गिर के मरा है। तुमने पहला फैक्ट भी ठीक बोला और दूसरा फैक्ट भी ठीक बोला। पहला फैक्ट है जनाजा निकल रहा है, दूसरा फैक्ट है कुतुब मीनार खड़ी है और कुतुब मीनार बहुत ऊंची है। लेकिन तुमने उन दोनों में जो एट्रीब्यूशन का, कॉजेशन का संबंध लगाया है वो बिल्कुल गलत है।
तुमने कहा पहला जो पश्चिमी देश हैं वो विकसित हैं, ठीक बात। तुमने दूसरी बात कही पश्चिमी देशों में मांस खाया था, वो बात भी ठीक है, लेकिन तुमने इन दोनों बातों को जोड़ दिया, ये जो कॉजेशन कारणता तुमने बीच में लगा दी है, ये गलत है बिल्कुल। अगर ये सही होती तो पश्चिमी देश खुद मांसाहार से इतने परेशान नहीं होते। थोड़ा देसी जो ये फालतू की न्यूज वेबसाइट्स होती हैं इनको छोड़ करके कभी ग्लोबल इंटरनेशनल न्यूज भी पढ़ा करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके लिए कितना भीषण मुद्दा है एक्सेसिव मीट कंजम्पशन। वो जूझ रहे हैं, एक ये भी उनके लिए एक एपिडेमिक की तरह है, और तुमको लग रहा है कि ये उनकी खासियत है। उनसे आके पूछो ना, वो बताएंगे कि ये बहुत बड़ी बीमारी है जो हमें लग गई है, कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। वैसे ही लिखा है कि इतने सारे जो नोबेल प्राइज विजेता हैं वो तो सब मांसाहारी हैं। तुम ये तो बताओ ना, वो जिन समाजों से आ रहे हैं वहां कितने मांसाहारी हैं। जब वो पूरा समाज, वो पूरा देश ही मांसाहारी है, हाँ, तो उसमें से जो भी निकलेगा नोबेल प्राइज विजेता वो मांसाहारी ही होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मांसाहार के कारण उसे नोबेल प्राइज मिल गया। मांसाहार तो पूरा देश ही कर रहा था, अब उसी में से किसी को मिलना है। क्यों उसी में से मिलना है? क्योंकि नोबेल प्राइज मिलना बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, खासतौर पर विज्ञान में नोबेल प्राइज का मिलना। अगर आपके पास उतने पैसे ही नहीं, उतने रिसोर्सेज, संसाधन ही नहीं है कि आप सही लेबोरेटरी सेटअप कर सको, तो आपके वैज्ञानिक को कहां से मिल जाएगा नोबेल प्राइज, ये बताइए। तो कैपिटल वहां पर है, इसीलिए बहुत सारे नोबेल प्राइज उधर जाने ही जाने हैं। तो अगर कोई संबंध है भी नोबेल प्राइज में और पश्चिमी देशों में, तो वो संबंध कैपिटल का है, कार्निवोरिज्म का नहीं है। उनके पास पैसा है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। और भी बहुत कारण है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए शिवाली, और भी बहुत कारण है, पर जो प्रमुख कारण है वो यही है, पैसा है। अभी मैं यहां पे नोबेल पीस प्राइज की नहीं बात कर रहा और नोबेल लिटरेचर प्राइज की नहीं बात कर रहा। बाकी जितने भी नोबेल हैं वो बहुत हद तक पैसे पे निर्भर करते हैं। आपके पास बहुत ऊंची लेबोरेटरीज होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, तब जा करके ना वहां ऐसी रिसर्च होगी कि आपको नोबेल मिले। और जहां पे लेबोरेटरी या नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी, वहां देख लीजिए, आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी मिल गया था, बहुत पहले मिल गया था। वहां पे तो ये तर्क नहीं चलेगा ना आपका कि पश्चिमी देशों को ही मिलता है, उन्हीं लोगों को मिलता है। भारतीयों को ही मिल गया था। कब? जब वो वहां पहुंच गए। तो वो वहां पहुंच गए तो आप क्या बोलोगे कि भारतीयों को नोबेल तब मिल जाता है जब वो मांस खाना शुरू कर देते हैं? नहीं। अगर एक भारतीय, मान लो हरगोविंद खुराना, वो पश्चिम पहुंच जाते हैं और उनको वहां पे नोबेल पदक मिल जाता है, तो इसकी वजह यह थी कि वो वहां गए, उन्होंने भैंसा चबाना शुरू कर दिया और तुरंत उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया कि देखो ये अभी देसी आया है और यहां पे फट से इसने भैंसा मारा और चबा गया, इसको नोबेल प्राइज दे दो। उनको नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि वहां पर कैपिटल है, रिसोर्सेज हैं, इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात शिवाली? मांस खाने से नोबेल प्राइज नहीं पा जाओगी, कितना भी खा लो। लेकिन नहीं, अगर खाना है तो बनाना है, कोई तो बहाना है। यही सही, नोबेल प्राइज चाहिए। 10वीं में भले 50% ना आते हो, अभी 10वीं का एग्जाम दे रहे हो, 50% उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। बता रहे हैं वो नोबेल प्राइज लाना है ना, तो बकरा चबाना है।